पीछे वाले आगे आ जाओ भाई, आज तो जगह पड़ी है, आराम है। क्या पढ़ा था भाई कल, याद हो गया क्या? एनएटीपी याद हुआ? एनएटीपी नहीं याद हुआ? क्यों? उतल पुतल हो गया? नहीं होगा? हाँ, चलो दोबारा पढ़ते हैं भाई, है ना। एनएटीपी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, है ना। कब आया? 1998। और अपन ने बात की कि एनएटीपी किसके लिए आया? प्लांट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, और किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अपन ने कहा था कि आईटीडी याद रखना है किसके साथ में? आई एनएटीपी के साथ में। एनएटीपी को किसने फंड दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? क्या करना था? हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जो मैंने बताया था कि ये याद रखना है कि कैसा होना चाहिए एक्सटेंशन और रिसर्च दोनों कैसे होने चाहिए? फार्मर ड्रिवन होने चाहिए। ठीक है, ये अपने को याद रखना था। ये याद रहे नहीं रहे, अपने को आईटीडी याद रखना है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। सीधा क्वेश्चन आईटीडी पूछेगा। आई एनएटीपी के दो कंपोनेंट देखे अपन ने। एक तो कौन सा देखा? एटिक, और एक एटिक कब आया? एटिक किस कंसेप्ट पे काम करता है? सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा? आत्मा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। कब आया? 2005 में आया। फिर अपन ने देखा कि आत्मा 2005 में आया, और आत्मा की अपन ने पूरा देखा। उसमें अपन ने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा काम करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा की दो होती है, अपन गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा आत्मा का इंटरवेंशन नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आत्मा का इंटरवेंशन नहीं है, आत्मा का कारक नहीं है निम्न में से? ठीक है, पहला मैं बोला कि यह है गवर्निंग, मतलब बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, एक तो मैंने ये कहा कि ये बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, सुन लो तो पहले। लिखने वाले क्या, तो मैं लिखा दौड़ रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं कि ऐसा बन सकता है इसमें। ठीक है, कि ये बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक बात तो ये हो गई। फिर मैंने कहा कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स होता है। ठीक है, कि जो एफर्ट्स होंगे, जो कार्य हो रहे हैं, वो केंद्रित होंगे। ठीक है, तो वो एक चीज मैंने डाल दी। फिर मैंने ऐसे कहा कि जो आत्मा है, आत्मा के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, और एक इसमें आत्मा में ये कह दिया कि भाई इसके अंदर आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फियाक ब्लॉक लेवल पे, और एफआईजी विलेज लेवल पे काम करता है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स वो किसका है भाई? टी एंड वी का, है ना। तो वो उसमें याद रखना है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट अगर इसमें बीच में घुसा दिया तो अपन क्या कर देंगे? उसको गलत कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मिक्स कर सकता है अलग अलग चीजों के, तो ध्यान रखना भैया ना। अपने को पता सब होगा, बट थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में आत्मा अपन ने किया। आत्मा में सबसे ऊपर अपन ने दो बोर्ड देखे, गवर्निंग बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड। गवर्निंग बोर्ड में कितने मेंबर? 16 मेंबर। और उनका हेड कौन? कलेक्टर। मैनेजमेंट कमेटी में कितने? 12। उसका हेड कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। ये तो हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर अपन ने कहा कि स्टेट ब्लॉक लेवल पे कौन होता है? फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, तो फियाक, फियाक कहां पे होगी? ब्लॉक लेवल पे। और विलेज लेवल पे कौन होता है? फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, FIGs। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था, इंफॉर्मेशन देख ही लिया, ये अपन ने मैप देखा था। उसके बाद में एक स्टेट लेवल पे जो आत्मा को ट्रेनिंग सपोर्ट देता है वो होता है एक समिति। अब पूछे अपने को कि निम्न में से कौन सा आत्मा को स्टेट में ट्रेनिंग सपोर्ट देता है? राज्य में कौन आत्मा को? सर जी आत्मा कल तैयारी कर रहा हूं क्या? चलो ठीक है। स्टेट लेवल पे जो ट्रेनिंग सपोर्ट देता है वो कौन है? समिति। तो अपने को ध्यान रखना है, समिति ये एस स्टेट के लिए होता है, स्टेट। ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हर किसी का अलग अलग होगा। जैसे स्टेट यहाँ राजस्थान होगा तो ये रामेती हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा है तो ये हामेती नाम से हो जाएगा। स्टेट की जगह वो राज्य का नाम आ जाएगा इसमें। पंजाब का होगा तो ये पामेटी हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग जो सपोर्ट आत्मा को प्रोवाइड कराता है राज्य स्तर पे, तो वो कौन है? ये समिति। ठीक है, तो ये अपने समिति की फुल फॉर्म लिख लो भाई। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ लिख लिया। एग्रीकल्चरल हेडिंग आत्मा के अंदर ही लिख रहे हैं भाई, हेडिंग नहीं डालनी है ना। आत्मा के अंदर ही आगे लिख रहे हैं कि आत्मा को स्टेट लेवल पे या राज्य स्तर पे ट्रेनिंग सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है? तो अपन कहेंगे समिति। ट्रेनिंग सपोर्ट एट ट्रेनिंग सपोर्ट एट स्टेट लेवल। ट्रेनिंग सपोर्ट एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर ट्रेनिंग सपोर्ट, आत्मा को राज्य स्तर पर ट्रेनिंग सपोर्ट कौन देता है? समिति। समिति ये स्टेट की जगह स्टेट का नाम आ जाएगा, हर जगह हर स्टेट में अपना अपना उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ राजस्थान में यहाँ स्टेट की जगह आ जाएगा राजस्थान एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, पंजाब का होगा तो पंजाब एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, लिख लिया। चले आगे? नहीं चले? नहीं लिखा तो फिर नहीं क्यों बोला? हाँ मेरे को पता है कि इसने बोला है। चलो नहीं तो यहीं रह जाओगे।
अगले आगे वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, आगे वाला प्रोग्राम पूरा, ठीक है। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। जो ऐसी चीजें जो अर्बन में है, शहरों में है, उनको कहाँ लाना है, गांव में लाना है, ठीक है। ये कब आया, 2004 में, और इसको लेके कौन आए, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज, मीनिंग बताओगे इसका? हाँ, मीनिंग समझ में नहीं आ रही? हाँ बता रहा हूं, एक बार लिख लो फिर बता देता हूं। एमिनिटीज लिखा नहीं, अच्छा, AMMENITIES। और ये अर्बन एमिनिटीज 4 टाइप की थी भैया ना। ये जो एमिनिटीज की बात हो रही थी, एमिनिटीज होती हैं सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं। तो ऐसी सुविधाएं जो सिर्फ शहरों में है, उनको कहाँ प्रोवाइड करवाना है, रूरल, गांव एरिया में, ठीक है, देहात में। तो उसमें ये एमिनिटीज कौन कौन सी बताई उन्होंने, 4 बताई। एक तो फिजिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज एंड इकोनॉमिक। ये 4 एमिनिटीज थी जिनको शहर से कहां ले जाना था, गांव में, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। फिजिकल में कौन कौन सी आ गई, रोड वगैरह, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वो तो फिजिकल हो गई। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। नॉलेज, शिक्षा, और इकोनॉमिक हो गई, पैसा, ठीक है। तो ये जो सुविधाएं हैं, इनसे रिलेटेड सुविधाएं कहाँ लेके जानी थी, शहर से गांव में। इस प्रोग्राम के तहत ये सुविधाएं शहर से गांव की तरफ लेके जानी थी। और ये स्टार्ट किसने किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने। कब, 2004 में, ठीक है। सर पूरा एनएटीपी का 3rd कंपोनेंट है, ऐसा मैंने बोला है क्या? अब इनको पता क्यों नहीं चलता कि ये नया चालू हो गया कि नहीं हुआ, ऑनलाइन में पता नहीं चलता कि इसी चीजों का है। ये मैंने कहा अलग से नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, आत्मा कंप्लीट हो गया, पूरा अपन नया पढ़ रहे हैं। आत्मा में पूरा का क्या लेना देना है? आत्मा में समिति बताई थी कि वो ट्रेनिंग सपोर्ट करती है उसको स्टेट लेवल पे। तो मैं बोल तो रहा हूँ, या तो सुन नहीं रहे या वहां लिखने में तुमको ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। चलो, ये हुआ पूरा, याद कर लेंगे पूरा। हाँ, चलो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, कर लेना, वैसे अच्छा लगेगा। दूसरा, आगे एक प्रोग्राम नया स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान देना। पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा पूरा हो गया है। पूरा के बाद में अगला नया पढ़ रहे हैं, है ना।
नरेगा, ठीक है। अब पूरा नरेगा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नरेगा, नरेगा भाई, ये जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक्ट तो आ गया था 2005 में, सितंबर 2005 में, ठीक है। तो सितंबर 2005 इसमें एक्ट क्योंकि 3 है, तो इसमें मंथ भी याद रख लेना भाई, है ना। इस एक प्रोग्राम का मंथ याद रख लेना। तो इसमें अपन ने क्या देखा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक्ट तो कब आया, सितंबर 2005, ठीक है। सितंबर 2005 में आया, ठीक है, सितंबर 2005। तो नरेगा एक्ट तो 5 में आ गया। उसके बाद में नरेगा जब स्कीम बनी, ठीक है, एक्ट से क्या बना, सबसे पहले क्या आता है, एक्ट आता है। एक्ट के बाद में स्कीम बनी नरेगा, कब, 2006 में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अगर एक्ट पूछे तो क्या कहेंगे, 2005, और अगर ऐसे पूछे कि नरेगा स्कीम कब लागू हुई तो अपन क्या कहेंगे, 2006, और नाम इसका बदला 2009 में, ठीक है। आगे अपन और देख लेंगे, 3 डेट याद रखनी है अपने को, ठीक है। तो पहली तो अपन ने याद कर ली, फिर इसको ऐसे लिख लेना, नरेग्स, GS हो गया ना, नरेग्स मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बन गई, ठीक है। स्कीम कब बनी, ये फेब में, फरवरी 2006। ये एस का मतलब स्कीम है, और सारा वो का वही है ना, ये स्कीम है भाई, स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ठीक है, चलो। इसके बाद में इसका 2000 नाम में, इस 9 में इसका नाम चेंज करके इसको क्या कर दिया, महात्मा गांधी नाम कर दिया इसका। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। कब बनाई इसको, 2009 में, अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे नाम चेंज कर दिया इसका, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिख लेना भाई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें जो एक्सपेंडिचर है सेंट्रल स्टेट का, वो 90-10 है भाई। 90-10। सर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, SMS लेट आता है गुरुजी, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है भाई।
चले आगे, इसमें इतना ध्यान कर लिया। अब देखो इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर क्या है कि 15 दिन के अंदर अगर आपके पास जॉब कार्ड है और आपने अप्लाई किया है कि मेरे को लीन पीरियड में 100 दिन का रोजगार चाहिए, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार मुहैया करवाना जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी है जिसको जो भी जॉब कार्ड धारक है, अगर उसने अप्लाई कर दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको नरेगा के तहत जॉब कार्ड से जॉब मिलनी जरूरी है, उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इसमें 100 दिन का प्रावधान है। 100 दिन का पैसा कौन देती है? सेंटर देती है। और 100 दिन के बाद का जो भी पैसा है वो कौन देगी? स्टेट देगी। जैसे अभी राजस्थान में कितने दिन है? 125 है कि 20 है? 125 दिन है। और 200 दिन कहाँ पे है? में है ना, तो 12 में जो शहरिया जनजाति है उसके लिए 200 दिन का प्रावधान भी है इसमें। तो 100 दिन का पैसा तो कौन दे रहा है? सेंटर देगा। आगे की जो भी है 25 दिन के, वो कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। ठीक है, और वो उनको 200 दिन का, तो मतलब 100 दिन का सेंटर और 100 दिन का स्टेट। ठीक है, तो अब इसमें दो बात लिख लो, ऐसे नोट करके लिख लो इसमें। लिखो, इसके तहत, इसके तहत जॉब कार्ड धारक, जॉब कार्ड धारक, जॉब कार्ड धारक को को एप्लीकेशन, अप्लाई मतलब अप्लाई करने के, जॉब कार्ड धारक के अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर रोजगार सुनिश्चित किया जाना। अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर, अप्लाई करने के 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। अब मैं मस मुस्की से बना बना के बोल रहा हूं, अब लिख लो इसको ऐसे। ठीक है, अरे ये बात लिख लो तुम, कैसे ही लिख लो तुम्हारी भाषा में। 15 दिन में रोजगार देना है उसके जॉब कार्ड जिसके पास है उसको। ठीक है, हाँ क्या? तो उसके उसको उसका पैसा मिल जाएगा बाकी वाले 15 दिन से, उसकी शुरू हो जाएगी नौकरी। ठीक है, इसके लिए मिलना जरूरी है, जरूरी है, नियम तो यही है। नहीं मिलता है तो ऐसे तो क्या क्या होता है नरेगा में। ठीक है, हाँ, तो उसकी अपन बात नहीं कर रहे, अपन जो नियम है उसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, अब अपन ने बात की इसकी। चलो इसके अंदर लिख लो भाई 125 दिन। ठीक है, 125 दिन राजस्थान में नरेगा के तहत 125 दिन। 125 दिन एवं 200 दिन, 125 दिन एवं 200 दिन ब्रैकेट में लिख लेना। 12 शहरिया क्षेत्र, और उसमें भी 2 तहसील है, एक शेरगढ़ और एक और कौन सी है? शाहबाद। हाँ, कौन सी? शाहबाद है, अच्छा, किशनगंज और शाहबाद है ना। हाँ, ठीक है, चलो ये नरेगा थी भाई। नरेगा में अपने को 3 डेट याद रखनी है। एक तो एक्ट कब आया? सितंबर 2005 में। और इसमें जब स्कीम कब बन गई? फरवरी 2006 में। इसका नाम कब बदल दिया? 2 अक्टूबर 2009 में। और नाम बदल के क्या कर दिया? महात्मा गांधी
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद में नरेगा होगी। नरेगा के बाद में एक और लिख लो भाई, 2006 में NAIP, NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। आप चालू कर दी ना शहरी भी। हाँ, सेम ही सिस्टम है उसका, अलग थोड़ी है। एक दे दिन उसमें, अब 100 है कि 125 है, उसमें देखना पड़ेगा। 125 है क्या, 150 है? अब इसमें रोज बदलते रहते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही 10 दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसमें अब भी फाइनल कितने चल रहे हैं वो देख लेना एक बार। हाँ, कल होता। हाँ, शहर में 200, शहर में 125 है, गांव में 100 हो सकते हैं। पर देखना एक बार, कंफर्म करते हैं ना इसमें किसमें कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, चलो। नेशनल एग्रीकल्चरल स्टार्ट की थी उसको तब तो 100 से ही शुरू की थी। अब गांव में, अब पीछे चुनाव है तो बढ़ा दी होगी। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना। NAIP किस में आया, 2006 में आया। और इसको भी स्पॉन्सर किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक के कितने स्पॉन्सर हो गए अब तक, 3। कौन कौन से, TNV और NATP और NAIP। तो तीनों को एक ऊपर लिख लेना ब्रैकेट में, और उसके सामने वर्ल्ड बैंक लिख देना। अब अगर ऐसे पूछ ले कि निम्न में से किस स्कीम को वर्ल्ड बैंक ने फंड नहीं किया, तो इन 3 के अलावा कोई चौथा होगा उसको नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये 3 एक जगह कर लो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, अब अपन ने जितने पुराने पुराने वाले थे वो सारे पढ़ लिए। अब जो नए प्रोग्राम है वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इतने प्रोग्राम आप इस एक साथ याद रख लेना। ठीक है, 2006 में, इससे पहले अपन ने एक नरेगा पढ़ा। अब जो आपके सिलेबस में नए वाले जो दे रखे हैं वो अपन अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका नाम लिख के दे रखा है तो वो अलग से पढ़ेंगे। अब एक बार प्रोग्राम बस हो गई तुम्हारी, बहुत ज्यादा हो गए, तो एक बार इतने ही याद रखो यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फिर उसको बाद में उनको एक जगह कर लेंगे, तो वो अलग से याद रख लेना, ये अलग याद रख लेना, तो इतने ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलो अभी अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम अपन ने कंप्लीट कर लिए। जो नए वाले प्रोग्राम है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, अलग से लिखे हुए हैं, उनको अपन बाद में कर लेंगे, जो टाइम पे याद रह जाएंगे। ठीक है, चलो। अब अपन आज एक नया पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, संचार। संचार, संचार पढ़ेंगे भैया ना। संचार, ठीक है। कम्युनि अब एक बार समझना भाई, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब अपने को ध्यान रखना है, कॉमन। लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट मीन्स कॉमन। किससे बना है भाई, लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, जिसका अर्थ होता है कॉमन। अब समझना है कॉमन का मतलब क्या है। ठीक है,
अब देखो, कॉमन का मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो अपन बता रहे, जैसे कम्युनिकेशन होगा तो एक आदमी कम्युनिकेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन हमेशा किसमें होगा? एक या एक से ज्यादा लोगों में होगा। एक एक लोग अगर आपस में एक करेगा तो उसको अपन इंट्रा पर्सनल बोलते हैं, बट वो मेनली कम्युनिकेशन नहीं होता, वो अपने में ही होता है। वो अपन देखेंगे कि आगे इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। बट एक बार अपन बात करते हैं कि जब कम्युनिकेशन एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो वो आइडिया जो एक आदमी प्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ फैक्ट बता रहा है, वो अपनी कोई फीलिंग अगले के साथ शेयर कर रहा है, तो वो अगले को भी क्या होना चाहिए, वो जो बता रहा है उसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या बता रहा है। तो वो मीनिंग जो वो बता रहा है, अगला उसी वे में उसको ले, उसी इंटेंशन में उसको ले, और वैसा ही उसका उपयोग करे जो वो बताना चाहता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। कि सिर्फ संचार ये नहीं है कि एक ने बता दिया दूसरे ने सुन लिया, ये संचार नहीं है। संचार का मतलब क्या होगा? एक ने बताया तो अगले ने उसको वैसे ही यूज किया जैसे अगले ने बता रहा है, और अगले ने उसको वैसे ही लिया जैसे सेम इंटेंशन है कि भाई ये जिस इंटेंशन से बता रहा है उसी इंटेंशन में अगले ने लिया, तब वो कम्युनिकेशन है, वरना कम्युनिकेशन नहीं है। आप कहना कुछ चाह रहे हो और अगले ने कुछ और उल्टा पुल्टा ही समझ लिया, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, टूट जाएगा, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो कॉमनलिटी होनी जरूरी है। कम्युनिकेशन जिन जिन के बीच में हो रहा है उन दोनों के अंदर कॉमनलिटी होनी चाहिए कि जैसा ये बता रहा है वैसा ये समझ पा रहा है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो अपन ने ये बात की है। ठीक है, तो ये एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई। ये लिख लेना पहले, लेटिन वर्ड, लेटिन भाषा का शब्द कम्युनिस, जिसका अर्थ कॉमन। लेटिन भाषा का शब्द कम्युनिस, सिलेबस ढंग से देख भाई अमित पूनिया। क्या सिलेबस वाले प्रोग्राम आपने सारे करवा दिए? तो एक बार देखना कि करवा दिए क्या। हाँ, करवा दिए क्या? नहीं करवाए ना? तो वो कौन सा सिलेबस देख रहा है? वर्ल्ड बैंक को कौन कौन, वर्ल्ड बैंक कौन कौन से हैं एक बार बताएं। वर्ल्ड बैंक तो एक ही है, पर वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया 3 प्रोग्राम को। किस किस को? टीएनबी को, एनएटीपी को और एनएआईपी को। ठीक है, चलो सारे उधर ही रह गए क्या उस तरफ? चलो इसमें एक डेफिनेशन लिख लो भाई, है ना? एक बार इंग्लिश में लिख लेना, फिर मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इज, लिखो, सुन नहीं रहा? ऐसे सारा थोड़ी लिखा जाएगा मेरे से। ऐसे अब आगे सारी चीजें बहुत लिखनी पड़ेंगी। हाँ, एक बार लिखने की कोशिश करो भाई, जो जिसमें नहीं आता वो शब्द मेरे को बता देना। सारी मैं लिख नहीं पाऊंगा। कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस, प्रोसेस, communication is process by which communication is process by which two or more people, two or more people, two or more people exchange, 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 exchange ideas, ideas, comma, ideas, comma, facts, 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 comma, feelings, feelings,
आइडिया, फैक्ट्स, आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग्स। भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल काम है यार, ऐसे सिलेबस तुम्हारा तो कभी जिंदगी में नहीं पूरा होगा। हाँ, अब जिसका छूट रहा है ना, हाँ कोई इतनी जरूरी बात है ही नहीं है। ठीक है, चलो लिखो, है ना। हिंदी में बता दूंगा, एक बार आप लिख लो, है ना। चलो, communication as process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings or impressions impressions in ways of in ways 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 in ways of in ways of common understanding, common understanding, common understanding of meaning, common understanding of meaning, comma intent, intent, meaning, comma intent, and use of message, and use of message, and use of message। अब हिंदी में इसका अर्थ है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग आपस में आइडिया, फैक्ट, ठीक है, फीलिंग का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें दोनों को कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एक सा समझेंगे मीनिंग को, इंटेंट को और उस मैसेज के कार्य को। ठीक है, ये क्या भाई, संचार है। तो संचार में दो चीज हो रही हैं। संचार में एक तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और एक क्या हो रहा है, कॉमन मीनिंग आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में दो चीज ध्यान रखना है, एक तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और एक क्या आएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज इसकी डेफिनेशन में होनी चाहिए कि इसमें एक तो मैसेज है, उसका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और आदान प्रदान में दोनों को उस मैसेज के बारे में एक जैसा समझ में आ रहा है, एक जैसा ही उनका इंटेंट है, और एक सा ही वो उसका क्या लेंगे, कार्य लेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संचार। तो पूरी डेफिनेशन में ये एक्सचेंज और कॉमन, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो कि कम्युनिकेशन में क्या क्या जरूरी है। एक तो एक्सचेंज होना जरूरी है, और एक कॉमनलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कॉमन हो दोनों चीज। तो ये पूरी डेफिनेशन में इन दोनों चीजों को अंडरलाइन कर लो। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, तथ्य, संवेदना को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और उनके माध्य एक सामान्य समझ उत्पन्न होती है। वाह, ठीक है सर, धीरे से बोलो हिंदी में। हिंदी में धीरे से। ठीक है, हाँ तेज से। लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, चलो इसके बाद में कम्युनिकेशन अपन ने देख लिया। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अपने लिख लो कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रकार, संचार के प्रकार, टाइप, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। ठीक है, नहीं आ रहा तो मुश्किल है बेटा, नहीं समझ आ रहा तो अब इससे ज्यादा मैं हिंदी और कुछ नहीं बता सकता भैया ना। अब मेरे से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो।
ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये ऐसा भी लिखा सकता है टाइप्स के साथ में कि लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दोनों ध्यान रखना कि प्रकार भी लिखा सकता है और लेवल्स भी लिखा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें लिख लो। सबसे पहले इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल हो सकता है, इंट्रापर्सनल हो सकता है, समझा दूंगा, एक बार लिख लो भैया ना। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, और एक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है। गलत किया तो भैया आगरा से की, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। समझो, अब आपके लिए तो जिसने आगरा से किया उसके लिए सब बराबर है ना। हिंदी इंग्लिश, क्योंकि उसने एक्सटेंशन पहले पढ़ी ही नहीं है। तो एक्सटेंशन पहली बार पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। अब इसको हिंदी इंग्लिश करते रहोगे तो ये कभी समझ नहीं आएगी जिंदगी में। और क्वेश्चन आजकल इसके ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बनेगा नहीं कुछ, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हिंदी इंग्लिश नहीं याद करनी है, तुम्हारे लिए सब नया है। नई चीज कैसे याद करो, याद करनी है। और इसमें समझने वाली चीज होगी वो समझा दूंगा, और याद रखनी है, याद ही करना है पड़ेगा इसमें। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे याद करोगे। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैथ नहीं समझा रहा कि समझा दो, ये सवाल है, सवाल नहीं है। याद रखना पड़ेगा सब कुछ, इसमें याद करने वाला है। इसमें तरीका बता सकता हूं कि इसको ऐसे याद कर लो भाई। ठीक है, चलो। अब अपन एक समझते हैं, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ये अपन ने बार बार पढ़ा है, जैसे इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा वैरायटी। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि इंटर वैरायटी है तो दो वैरायटियों के बीच का क्रॉस। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटर वैरायटी हो गया। ठीक है, दो स्पीसीज का कहा तो इंटर स्पीसीज, तो मतलब दो स्पीसीज के बीच का क्रॉस, तो उसको अपन इंटर स्पीसीज बोलते हैं। तो ऐसे ही इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों का आपस में, ठीक है, दो ग्रुप हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगा भाई, एक इंडिविजुअल खुद उसका कम्युनिकेशन, जैसे एक आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो कर रहे हो बट किसके साथ, बुक के साथ में, तो वो कैसा हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। आप अखबार पढ़ रहे हो तो वो कैसा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक, ये कैसे है, ये एग्जांपल किसके हो गए, इंट्रापर्सनल, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कर देंगे, इंटरपर्सनल। खुद अगर कोई अखबार पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रापर्सनल। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो गया दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। और एक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो गया मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही संचार हो रहा है। ठीक है, तो एक तो होता है इंटर और इंट्रा। ठीक है, तो अपने को ये सिर्फ ये ध्यान रखने वर्ड, और अपने को ये दोनों, ये जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कौन कौन, इंटरपर्सनल और इंट्रा पर्सनल, ये यहां अपन समझेंगे। तो आगे जब मॉडल पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, मॉडल्स जब कम्युनिकेशन के पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने को ये इंटरपर्सनल के अलग मॉडल होंगे और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अलग मॉडल होंगे। तो वहां अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक या एक से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, यहां आदमी इंट्रापर्सनल का सीधा ही पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल संचार का उदाहरण है। तो अपने को दिया होगा कि अखबार पढ़ रहा है या उसको क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और किताब पढ़ रहा है। तो रीडिंग अगर कर रहा है तो कैसा है,
इंट्रापर्सनल। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया। तो ऐसे इसमें लिख लो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार, तो इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, रीडिंग बुक। इंट्रा का लिखा रहा हूं, आगे वाले का, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। ठीक है, तो अगर अपने को लेवल्स पूछे तो अपने को बताने हैं 4, बट अपने को ध्यान में रहने चाहिए कौन, इंटर और इंट्रा। ठीक है, उसके बाद में ये कर लिया नोट, आगे चले। इसमें मॉडल्स में से हमेशा क्वेश्चन एक आएगा, चाहे कैसा ही एग्जाम हो। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अपने को मॉडल आगे समझ में आ जाए तो ध्यान से देखना भी है ना। तो अभी अपन देख रहे हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कार्य, कम्युनिकेशन के कार्य क्या क्या काम में आ सकता है संचार, वो अपन देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या कार्य हो सकते हैं संचार के। तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, संचार इंफॉर्मेशन देने के काम आ सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेटिव संचार हुआ है भाई, है ना। अगर अपन कमांड दे रहे हैं, किसी को आदेश दिया, तो वो आदेशात्मक संचार हो गया। ठीक है, एक होता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, और एक होता है इंटीग्रेटिव। एक बार लिख लो, फिर मैं इनका हिंदी बता दूंगा भाई। इंटीग्रेटिव, ठीक है। रायता तो फैलेगा बेटा तेरा तो, कैसे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जैसे रायता फैला दिया हो। नहीं समझ में आएगा तो रायता ही लगेगा ना। आप आगे एग्जाम में आएगा तो और फैलेगा रायता, तो अभी तो क्या फैला है। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लोगे तो ठीक है, वरना फैल जाएगा रायता तो। अब देखो, ध्यान से देखना है, इन इसके फंक्शन, मतलब अपन ने क्या कहा कि कम्युनिकेशन संचार के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो कार्य क्या, संचार क्या काम में आएगा, संचार इंफॉर्मेशन देने के काम में आ सकता है। कि इंफॉर्मेशन का मतलब ये किसको अफेक्ट करेगा, माइंड को। ठीक है, तो अपील टू माइंड होगा इंफॉर्मेटिव। किसको अपील कर रहा है, दिमाग को। दिमाग को कौन करेगा, इंफॉर्मेटिव में। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या कहा कि इसका फंक्शन हो सकता है कमांड। अपन संचार किसी को आदेश देने के लिए कर सकते हैं कि भाई ये काम कर। ठीक है, तो ये संचार का दूसरा कार्य कौन हो सकता है, कमांड हो सकता है। संचार का तीसरा कार्य होता है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब अपील टू सोल। ठीक है, कि अपन ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो, मतलब उसको अभी सब कुछ अपन जो कह रहे हैं उसको समझ आ रहा है, इन्फ्लुएंस हो गया, वो अपनी बात से सहमत हो गया। ठीक है, तो अपन सहमति बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कार्य हो गया किसका, कम्युनिकेशन का। और एक होता है इंटीग्रेटिव, जोड़ने के लिए, कि भाई एक आदमी दूसरे को अपने साथ में जोड़ने के लिए भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन का सहारा, संचार का सहारा ले सकता है। तो अपन ने क्या कहा, कम्युनिकेशन के बेसिक फंक्शन कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब ये जो इन्फ्लुएंस वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने से क्वेश्चन क्या पूछेगा, बर्लो के अनुसार कौन सा बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का, तो कौन सा है, इन्फ्लुएंस। बर्लो ने किसको माना, इन्फ्लुएंस को सबसे बेसिक फंक्शन माना, किसका,
कम्युनिकेशन का, कि संचार का सबसे बेसिक फंक्शन, बेसिक कार्य बर्लो के अनुसार कौन सा है, तो अपन क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन पूछेगा अपने से ये वाला, ठीक है। तो ये इतने नोट कर लिए। अब इसके बाद में इसमें एक लिख लेना, अपील टू माइंड, और ये होता है भाई अपील टू सोल। सोल मतलब आत्मा, माइंड मीन्स सूचना का कार्य है, निर्देश का कार्य है, प्रभावित कार्य है, समाकलन का कार्य है। हाँ, ऐसे याद कर लो अपने, तो ठीक रहोगे। ये निर्देश निर्देश फैल हो जाएंगे वहां, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, इतने कोई हार्ड मीनिंग ही नहीं है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल मीनिंग है भाई। इंफॉर्मेशन आपको पता है, कमांड मीनिंग आपको पता है, इन्फ्लुएंस आपने सीख लिया, नहीं पता तो, और इंटीग्रेटिव मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या नया है, ठीक है। अब देखो अपने को ध्यान रखना, एक नोट करके लिख लो जो क्वेश्चन है। बर्लो के अनुसार, बर्लो के अनुसार, BERLO, बर्लो भाई, BERLO, बर्लो, बर्लो के अनुसार, बर्लो के अनुसार संचार का, संचार का, संचार का, संचार का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, संचार का मुख्य कार्य इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मुख्य कार्य इन्फ्लुएंस है। तो ये चारों ऑप्शन में दिए होंगे और क्वेश्चन ये लिखा आएगा, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगा, और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे लिखो भाई, ये लिख लिया ना, फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, फेज क्या होता है भाई, हाँ, चरण, ठीक है। फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है चरण, चरण कम्युनिकेशन के, संचार के चरण, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे चरण लिख लेना भाई। अब क्या हो सकते हैं संचार के चरण, क्या हो सकते हैं भाई। अब जैसे संचार के चरण क्या होंगे, कि मैं एज ए कम्युनिकेटर मैंने कोई चीज एक्सप्रेस की, मैंने कुछ बोला, आपने उसको समझा, इंटरप्रेट किया, और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपने वापस उसका जवाब दिया। यही संचार के चरण है 3, ठीक है। तो सीधा ही पूछेगा कि संचार के कितने चरण होते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसने किया, एक्सप्रेशन कौन करेगा, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जिसने संचार शुरू किया है, वो एक्सप्रेस करेगा, और वो एक्सप्रेस करके किसको बताएगा, जो सामने उसके ऑडियंस होगी उसको बताएगा, और वो ऑडियंस उसको क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी, और उस इंटरप्रेट के हिसाब से वो उसको क्या करेगी, वापिस एक्सप्रेस करेगी, ठीक है, कि वापिस उसका जवाब देगी, एक्सप्रेस करेगी। तो ये 3 प्रकार के चरण हो जाएंगे किसके, कम्युनिकेशन के। 3 चरण लिख लो। सबसे पहला, सबसे पहले एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है भाई एक्सप्रेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन, और इधर क्या बताया था, हाँ,
रेस्पॉन्स, हाँ ठीक है। एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन और रेस्पॉन्स, तीन इसके फेजेज हो जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन के चरण है कितने, तीन। अब ये बेसिक बातें थी, ये अपन ने यहाँ ये याद ही रखनी है, इसको कोई समझ, अब समझना इसमें ये है कि एक्सप्रेशन कौन कर रहा है, मैं कोई चीज एक्सप्रेस कर रहा हूं, वो आप इंटरप्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है कैसा कर रहे हो। जैसे मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ तो इंटरप्रेट आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप उसका रेस्पॉन्स भी कैसा देखोगे, आपको उसका रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाए। तो अगर पूछे अपने से कि एक्सप्रेशन किसके एंड से होगा, तो वो मेरे एंड से होगा। एक्सप्रेशन कौन करेगा, कम्युनिकेटर करेगा, और रेस्पॉन्स कौन करेगा, जो ऑडियंस होगी वो करेगी, और उस वही इंटरप्रिटेशन करेगी। करेगी किसका, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, वो मैसेज हो सकता है, मैंने आपको कोई फैक्ट बताया, कोई इंफॉर्मेशन दी है, उस एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन का मैंने एक्सप्रेस किया, वो आप उसको इंटरप्रेट करोगे, और वो जैसा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको इंटरप्रेट किया, क्वेश्चन को जांचा समझा, और उसके बाद में आपने उसका क्या दिया, जवाब दिया। ठीक है, तो ये तीन फेजेज होंगे हर कम्युनिकेशन के। संचार हमेशा ऐसा ही चलता है कि आपको कोई चीज कोई पूछता है, आप उसका सोचते हो कि इसका क्या जवाब होगा, और आप उसका फिर जवाब दे देते हो। तो ये फेजेज हो गए। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रति उत्तर। ठीक है, सारी हिंदी लिखी हुई आती है वहां कमेंट में। ठीक है, हाँ इसमें कोई फायदा नहीं है, तो ये उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जब याद करने जाओगे तो वो दोनों याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अपन मीनिंग सीखने तो बैठे नहीं इधर, अपने को तो ये याद रखना है। अपने को फेजेस जब आ जाए तो अपने को चरण पूछ ले, तो अपने को तीनों यही दिमाग में आने चाहिए अपने। ये अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति आएगी नहीं वहां दिमाग में, आए तो भाई तुम देख के कर लेना उसको। आपको पढ़ना क्या है, मैं इतना बता दिया, ये पढ़ के जाना है आपको और ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला मॉडल था वो किसका था, अरिस्टोटल का मॉडल था। ठीक है, अरिस्टोटल मॉडल। इसको क्या क्या बोलते हैं भाई, एक बार समझना इसको। एक तो इसको बोलते हैं, ये सबसे बेसिक मॉडल था एक तो, ठीक है, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे पुराना मॉडल भी यही है, प्राइमरी मॉडल भी यही है। ठीक है, और इसका मेन, इसको क्या बोलते हैं, परसुएसिव मॉडल बोलते हैं, परसुएसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये देखो इसमें याद क्या रखना है, परसुएसिव का मतलब क्या होता है भाई, एक होता है परसेप्शन और एक होता है परसुएशन। ढंग से समझना, ये मीनिंग नहीं है, अपनी डेफिनेशन ये बार बार आएगी। ठीक है, परसेप्शन और एक होता है परसुएशन, परसुएशन। तो दोनों एक बार समझो फिर उसको याद कर लेना। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि अपने सेंसेस है, आंख कान नाक, पांच सेंसेस है अपने पास। अब पांचों सेंस से अपन कोई एक्सपीरियंस या कोई इंफॉर्मेशन को अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, परसेप्शन। अब वो अपन ने उसको इंफॉर्मेशन को परसीव की और उसको इंटरप्रेट किया, तो वो अपना परसेप्शन हो गया। ठीक है, अब वो परसेप्शन जो अपना हो गया, जो एक्सपीरियंस, जो इंफॉर्मेशन अपन ने बाहर से ली एनवायरमेंट से, उससे अपन क्या बनाएंगे, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे या फ्रेम ऑफ माइंड बनाएंगे कि भाई मेरा परसेप्शन ऐसा है, इसलिए मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसे काम करता है कि आपको कुछ किसी ने कुछ बोला, तो आपके जो फ्रेम ऑफ माइंड में जो आपने परसेप्शन से इकट्ठा किया था, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, उसके हिसाब से आप उस स्टिमुलाई का जवाब दोगे, और उस जवाब को ही अपन क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे।
ठीक है, जो कि एटीट्यूड होता है ना, कि एटीट्यूड बोलते हैं। तो एटीट्यूड कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, इस पे परसेप्शन पे। और इस परसेप्शन से जो अपना फ्रेम ऑफ माइंड या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो तैयार हो रखा है, उस पे डिपेंड क्या करता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी स्टिमुलाई पे अपन कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, एटीट्यूड। तो ये जो नाम है अपने पास परसुएसिव, तो ये आया है परसुएशन से। ये परसेप्शन तो अपन ने लिख लिया। और ऐसा ही सेम सन मीनिंग कौन है, परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी चीज में फेथ होना, बिलीफ होना, विश्वास होना। ठीक है, और बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास हो, उसको क्या बोलते हैं, परसुएशन। ठीक है, तो दृढ़ फेथ, फेथ या बिलीफ होता है, उसको तो क्या बोलेंगे, परसुएशन। और परसेप्शन अपना क्या है, जो एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन जो अपन ने अपने फाइव सेंसेस से, एनवायरमेंट से ली और उसको इंटरप्रेट किया, उसको अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन। तो दोनों बार बार आएंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। परसेप्शन अलग चीज है, परसुएशन अलग चीज है। ठीक है, ये मीनिंग ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, परसेप्शन में लिखो, परसेप्शन में लिखो, बाह्य सूचना को, बाह्य सूचना, बाह्य सूचना को, बाह्य सूचना को ऊपर लिख लेना, बीच में मत लिखना मॉडल के। ठीक है, अलग से ये दोनों ऊपर जो आपके कॉपी में आसी है उसमें लिख लेना। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, बाह्य सूचना को, बाह्य सूचना को, बाह्य सूचना को सेंसेस के द्वारा, ह्यूमन सेंसेस, सेंसेस को क्या बोलेंगे, इंद्रियों, हाँ, इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, ग्रहण करके, ग्रहण करके, ग्रहण करके, इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरप्रेट करना, ऐसे लिख लो भाई, ग्रहण करना, ग्रहण करके उसे इंटरप्रेट करना, ये तो क्या कहलाएगा, परसेप्शन। ग्रहण करके इंटरप्रेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है, परसुएशन का मतलब लिख लेना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, दृढ़ विश्वास। ठीक है, ये परसुएशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, परसुएसिव मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला परसुएसिव। ठीक है, अब अपने को सीधा ये पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसुएसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का कौन सा परसुएसिव मॉडल है, तो अपन क्या कह देंगे। ठीक है, और इसमें एलिमेंट पूछेगा भाई कि इस अरिस्टोटल मॉडल है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो अपन क्या कहेंगे, 3 एलिमेंट मॉडल है ये। कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट मॉडल है। ये तो कंप्लीट कर ले, टाइम हो गया तो। 3 एलिमेंट मॉडल है। ठीक है, 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एस, एस, ए। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, एस मीन्स स्पीकर। स्पीकर क्या देगा, स्पीच देगा, किसको देगा, ऑडियंस को। तो बेसिक सा मॉडल है, एकदम सीधी सीधी बात है कि ये स्पीकर है, स्पीकर है, ये स्पीच है, और ये ऑडियंस है। हाँ, नीचे करो, कहां से, ऊपर से, अच्छा, अब ठीक है।
जब तक दिमाग में हिंदी वाला ये लेके बैठे रहोगे ना, एक्सटेंशन तुम्हारे बस में आएगी नहीं। अब इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है भैया ना इस मॉडल के बारे में। या तो पूछेगा कि एक ऐसा परसुएसिव मॉडल कौन है, तो अपन कह देंगे। बेसिक मॉडल कौन है, तो कह देंगे। क्या एलिमेंट कितने हैं अरिस्टोटल मॉडल में, तो बता देंगे कितने हैं, 3। कौन कौन से, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद में पढ़ेंगे भैया आगे कल।